इसी मौजू पर हमारे साथ अभी ब्रदर जो ज्वाइंट हुए हैं, हमारे ब्रदर अनवर अली ज्वाइंट हुए हैं। मैं इंशाल्लाह उनसे उन्हें दावत देता हूँ कि वो आए और इस मौजू पर अपनी बात को रखे। बिस्मिल्लाह। सलाम अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आगा जी अली। अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हमारे इस दावत को कबूल किया और इस चैनल पे आकर आप अपनी बात को रखने के लिए हमारे रिक्वेस्ट को आपने कबूल किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते और उम्मीद बहुत करते बहुत हैं इंशाअल्लाह आपसे आइंदा भी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह इस तरीके से हम सब मिलकर अपने माशरे के अंदर एक बेहतरीन तरीके से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजमा रूहानियन करगिल वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि वो इस प्लेटफॉर्म पे और ऐसे यूनिटी जैसे इत्तेहाद जैसे अजीम इतने अच्छे मौजू पे बोलने का लायक समझा। मैं ज़्यादा वक़्त न गुजारते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। और जैसे कि अगाली साहब ने जब मुझे कॉल किया कि इस मौजू पे बोलना है, तो उन्होंने इसलिए मुझे चुना क्योंकि मेरा जो रिसर्च है या मैं जिस फील्ड का तालिब इल्म हूँ वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। इसीलिए मुझे इस मौजू पे बोलने के लिए चुना गया। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरीज के एस्पेक्ट से ही यूनिटी को और इत्तिहाद को देखा जाए। इत्तिहाद का जो ये मौजू है, जो आपने जो मौजू दिया है, थ्योरी डिस्कशन ऑन यूनिटी, जो कि इसमें इत्तिहाद इस्लामी या वहदतुल मुस्लिमीन ऐसा कोई टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें फ़कत वर्ड यूनिटी का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए मैं भी कोशिश करूंगा कि इसी यूनिटी को जनरल एस्पेक्ट में इसको डिफाइन करे और ये यूनिटी जो है इसका जो आइडियल है, इसका जो असल बुलंद जो यूनिटी है वो कहाँ पे होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, मैं इस पे बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो मैं जो भी बात करूंगा वो कुछ पॉइंट्स में बात करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उनको आसानी से समझ आ सके। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि इत्तिहाद का जो सवाल है, यूनिटी का जो सवाल है, वो कहाँ शुरू होता है। मान लीजिए पूरी दुनिया में अगर सिर्फ एक ही मजहब होता, एक ही आइडियोलॉजी होता या एक ही फिरका होता, एक ही इदारा होता, तो क्या यूनिटी का सवाल उठता? ये सबसे बड़ी सवाल है। अगर एक ही आइडियोलॉजी होता तो शायद वर्ड इत्तिहाद, वर्ड यूनिटी खुद शायद नहीं होता। ये बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे नाइत्तिफाकी है। यहाँ पे कई आइडियोलॉजीज, कई फिरके, कई मजहब, कई इदारे हैं और जिनके बीच में इत्तिहाद को, जिनके बीच में यूनिटी को लाने के लिए इसी यूनिटी और इसी इत्तिहाद के लफ्ज को शायद तख्लीक किया गया। इसको मतलब किसी ने इस वर्ड को ही एग्जिस्टेंस में लाया। तो इसका मतलब ये है कि इत्तिहाद का मतलब ये है, इसका मतलब इसमें इससे अगर अखज़ किया जाए तो हम सारे रिलीजन्स को या सारे फिरकों को या सारे इदारों को जम करके एक करने की बात नहीं कर रहे हैं। एक इदारे को एक में जम करना, एक फिरके को एक में जम करके एक बनाना यूनिटी का मतलब ये नहीं है, बल्कि आपके जो कॉमन जो पॉइंट्स हैं, आपके जो कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन पॉइंट्स पे आप एक होके कॉमन इंटरेस्ट के लिए आपके जो जरूरी जो आपके चीजें हैं उनके लिए आप कोशिश करें। ठीक है। जो अब दूसरा जो पॉइंट मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये है कि जो वर्ड जो इत्तिहाद है उसका जो तजाद है, उसका जो अपोजिट है वो क्या है? इख्तिलाफ। मैं कहता हूं कि इख्तिलाफ जो है बहुत जरूरी है। खुद इख्तिलाफ जरूरी है
क्यों जरूरी है, मैं इसको आपको बाद में समझाता हूं। इससे पहले मैं आपको दो और चीजों की तरफ आपका ध्यान लेना चाहूंगा। हमारे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में दो वर्ड को डिफाइन किया जाता है, वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट यानी इख्तिलाफ और वायलेंस यानी तशद्दुद। इख्तिलाफ जरूरी है, ठीक है जो, अगर इख्तिलाफ नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी। अगर आप एक दूसरे के नजरिए से इख्तिलाफ करने ना करें तो डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आप इख्तिलाफ करेंगे तभी मसाइल का हल निकलेंगे। मैं एक बात कहता हूं, आप उस बात की तोड़ में कोई बात कहते हो कि नहीं भाई इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है या ऐसा होना चाहिए, आप इख्तिलाफ करते हैं, दूसरा उस पे और इख्तिलाफ करके कोई और पॉइंट कहते हैं, तीसरा चौथा बंदा कोई और नजरिया रखता है। इसी नजरिए से ही फिर आगे जो है एक सोल्यूशन निकल आता है किसी उस चीज के, किसी भी प्रॉब्लम का। इसीलिए इख्तिलाफ जरूरी है। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरे कुछ थ्योरीज का मदद लेता हूं। पहले मैं आपको लेता हूं, इंडियन फिलॉसफी में एक बात है, एक थ्योरी है, वो क्या है, बीच सिद्धांत कहते हैं। बीच सिद्धांत, बीच यानी एक बीच, सीट, जिसको आप जमीन में रखते हैं, ठीक है। जमीन में जो आप सीड रखते हैं उसका तब तक पौधा नहीं बनता जब तक उसके दो हिस्से ना हो जाए। एक बीज का दो हिस्सा हो जाता है, वो टूट जाता है, इसके बाद उसमें से एक पौधा निकलता है। तो जरूरी है कि इख्तिलाफ करें, वो सीड जो है खुद अपने आप में एक इख्तिलाफ करें, इसके बाद एक पौधा निकलता है। इसी तरीके से हीगल जो है बहुत सोशल फिलोसफर रहा है रिसेंटली, मतलब 200-300 साल पहले। तो वो क्या कहते हैं, उनका मेन थ्योरी क्या है, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स यानी एक थीसिस है, मैं एक बात कहता हूं, थीसिस यानी मैं एक नजरिया रखता हूं, उसको कहते हैं थीसिस। अब अगाली साहब हैं, अगाली साहब मेरे नजरिए से मुखालिफ, मेरे इसके तोड़ में एक थीसिस रखते हैं, एक बात रखते हैं, उसको कहते हैं एंटी थीसिस। वो डायलेक्टिक्स उसका यही है, एक थीसिस है, एक एंटी थीसिस है। जब ये दोनों, तीसरा बंदा इन दोनों को पढ़ने के बाद, इसके बाद उन दोनों के बीच से एक और नजरिया देता है, एक और थीसिस देता है, उसको कहते हैं साइन थीसिस। तो हीगल भी यही कहते हैं कि अगर आपको इल्म में इजाफा करना है, इल्म में डेवलपमेंट करनी है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, तो आपको डायलेक्टिक्स से ही जाना है। आपको एक थीसिस देना है, एंटी थीसिस आएगा, एक साइन थीसिस आएगा, वो साइन थीसिस खुद एक थीसिस बनेगा, उसकी तोड़ में एक और एंटी थीसिस आएगी, फिर इस तरीके से एक और साइन थीसिस आएगा। इस तरीके से आपका डेवलपमेंट जो है होता रहेगा, ठीक है जो। सही, अब आपको समझ आया होगा, अब आपको तकरीबन समझ आया होगा कि इख्तिलाफ क्यों जरूरी है। अब आप सुन लीजिए तीसरी बात, जो मैंने पहले आपको एक बात अधूरा रखा, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट को मैंने आपको समझा दिया, अब है वायलेंस की बात। वायलेंस यानी तशद्दुद या इनिमी, ठीक है जो, दुश्मन। इख्तिलाफ के होने का मतलब, कॉन्फ्लिक्ट के होने का या इख्तिलाफ के होने का ये मतलब नहीं है कि वहां दुश्मनी हो या तशद्दुद हो, क्योंकि इख्तिलाफ जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो एक जरूरी चीज है, और जो वायलेंस जो है, तशद्दुद है, वो एक खराब चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पे इंसान गलती कर जाता है, हम इंसान इसी चीज पे गलती कर जाता है कि हम इख्तिलाफ नजरिए को दुश्मन समझ बैठते हैं। हम इख्तिलाफ करते हैं, मैं एक बात कहता हूं, अगाली साहब उसकी तोड़ में दूसरा बात कहते हैं, मैं नादान हूं, मैं समझता हूं कि अगाली मेरा दुश्मन है, हालांकि ऐसा नहीं है। एक थ्योरी होनी चाहिए, उस थ्योरी के तोड़ में एक दूसरी थ्योरी होनी चाहिए, तब जाके आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, दूसरे की नॉलेज में भी इजाफा होगा, और पूरी वर्ल्ड की थ्योरी में, नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। दुनिया में बहुत सारे आइडियोलॉजीज हैं, रियलिस्ट हैं, लिबरलिस्ट हैं, ठीक है जो, कैपिटलिस्ट भी है, कम्युनिस्ट भी है, सुन्नी भी है, शिया भी है, हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ इदारे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का दुश्मन है। हर कोई एक अच्छा नजरिया देने के लिए, इस दुनिया में एक अच्छा निजाम देने के लिए ही एक थ्योरी रख रहे हैं अपना, और उस थ्योरी के आसपास कुछ लोग जमा हो रहे हैं, दूसरी थ्योरी के आसपास कुछ लोग जमा हो रहे हैं। इस तरीके से एक फिरका बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का दुश्मन है, या एक दूसरे वायलेंस में ना पड़े। ठीक है, जो मैं आप चौथा आपको जो पॉइंट है वो मैं इसी के तसलसल में देना चाह रहा हूं, वो ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसानी समाज के लिए एक अच्छा निजाम चाहिए। ठीक है, जो हम ये सारे आइडियलिस्ट हैं, लिबरलिस्ट हैं, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, शिया है, सुन्नी है, जो भी इदारा है, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि वो दुनिया में एक इंसानी समाज के लिए एक अच्छा निजाम देना चाह रहे हैं। बहुत सही। तो फिर अच्छा निजाम लाने के लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छा निजाम होगा ऑलरेडी, उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? बात करनी पड़ेगी, सेमिनार्स रखना पड़ेगा, जैसे अभी एक टॉक रखा है, इसी तरीके से टॉक रखना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस रखना पड़ेगा, गुफ्तगू करना पड़ेगा। ठीक है, जो गुफ्तगू करेंगे तभी एक अच्छा निजाम उसमें से निकल के आएगा। ठीक है, जो ये सारी चीजें इसीलिए जरूरी है। लेकिन आप जो एक्सप्रेशन है, जो आपका जो इख्तिलाफ है, आपका जो टॉक है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, उनका जो हुदूद है वो सिर्फ डिस्कशन तक रहनी चाहिए और एक्शन तक ना आए, इनिमी ना बने, उसमें से दुश्मनी ना बने, उसमें से वायलेंस ना आए, तशद्दुद ना आए। तो आप जो ये है, ये एक्सप्रेशन तक रहे, एक्शन तक न जाए, ये बहुत एक जरूरी बात है। अब मैं पांचवा में आपको पॉइंट जो देना चाह रहा हूं, बस मेरे 2 और पॉइंट हैं, बस ज्यादा नहीं है। तो पांचवी बात यह है कि आप जो टॉक रखेंगे, हम जो बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो किस बुनियाद पे होनी चाहिए? ठीक है, जो किस बुनियाद पे हो वो टॉक? तो रूमी कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी बात को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं किसी भी रीजन के बगैर, अगर उसमें कोई रीजन ना हो, ठीक है, जो इस्तिदलाल ना हो, तो वो शख्स इंसानी कैटेगरी में नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी, जो वो इंसान की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, जो तो फिर रीजनिंग खुद क्या है, इस्तिदलाल क्या है, किस बात से हम इंसान बन सकते हैं, क्या इस्तिदलाल कैसे होगा? हाँ, जो ये मेरी आखिरी नुकात है। बेहतरीन। किसी भी बात के नतीजे तक पहुंचने के अमल को इस्तिदलाल कहा जाता है। ठीक है, किसी भी बात के आप उसके नतीजे तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस आपके पास होता है, उस प्रोसेस को इस्तिदलाल कहा जाता है। मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये है कि एक शख्स कहता है दुनिया गोल है। ठीक है, जो वो कहता है दुनिया गोल है, मैं उससे पूछता हूं भाई दुनिया गोल कैसे है, क्यों है? उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं बस दुनिया गोल है, मैंने कह दिया, मैं इसी पे अड़ा रहूंगा, मैं तो बस हूं तो हूं, मैं कह दिया, आखिरी लफ्ज है, खत्म। तो ये इस्तिदलाल नहीं है। लेकिन दूसरा एक शख्स है, वो कहता है कि मैं मिंजी में गया, वहां पे मैंने एक कौवा देखा, वो काले रंग का था। मैं बरू में गया, वहां पे भी मैंने एक कौवा देखा, वो काले रंग का था। मैं मुख्तलिफ शहर में गया, वहां पे कौवा देखा, वो सब काले रंग का था। और मैंने जहां भी कहीं पे भी कौवा सफेद रंग का या नीला रंग का या लाल कलर का नहीं देखा। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं शायद सारे कौवे जो है वो काले रंग के हैं। उसके पास एक रीजन था, एक रीजन के थ्रू वो एक नतीजे तक पहुंचा। वो जो प्रोसेस है उसी को ही इस्तिदलाल, रीजनिंग कहा जाता है। तो आप भी किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से, रिजेक्ट करने से पहले उसमें रीजनिंग ढूंढे।
ٹھیک ہے جو، تب آپ انسانی کیٹیگری میں ہوں گے. ہمارے جو ٹاکس ہیں ہمارے اداروں کے بیچ میں اگر بحث ہوگی وہ بحث ریزننگ کے بیس پہ ہونی چاہیے. فرقوں کے بیچ میں، ریلیجنز کے بیچ میں، آئیڈیالوجیز کے بیچ میں اگر ٹاک ہوں تو وہ ریزننگ کے بیس پہ ہونی چاہیے. تو ہمارے اسلام میں ہم کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یا ریجیکٹ کرنے کے لیے ہم اگر ریزننگ ڈھونڈیں، اس کے لیے ایک اگر ہمیں ایک محکم ایک لاٹھی چاہیے تو وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی بھی شخص اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ یا تو قرآن سے یا تو ائمہ کی احادیث سے یا تو وہ عقل سے ایکسپٹ ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، بیک اپ دیتا ہے اس بات کو، تو آپ اس بات کو قبول کریں. اگر بیک اپ نہیں دیتا تو آپ اس بات کو ریجیکٹ کریں. تب جا کے آپ جو ہے انسانی کیٹیگری میں ہوں گے. آپ کی جو گفتگو ہو وہ معیاری گفتگو ہوں گے اور آپ ایک اچھے نالج کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ عمل کر رہے ہوں گے، آپ کام کر رہے ہوں. تو میں انہی کے ساتھ میں اختتام کروں گا. بس میں اپنے پوائنٹ کو پھر ایک بار کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اور یہی میرا میسج بھی رہے گا لوگوں کے لیے کہ بات چیت کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھیں. ہر ادارہ، ہر فرقہ، ہر مذہب ایک دوسرے کے بیچ میں ہر وقت بات چیت کرتے رہیں تاکہ ایک اچھا نظام ہمارے پاس موجود ہو. ٹھیک. دوسری بات، اختلاف نظریے کو دشمنی نہ سمجھیں، دشمنی میں نہ بدلیں، اس کو تشدد میں نہ لائیں. دوسری بات. تیسری بات، آپ استدلال کریں. آپ کسی بھی بات کو ایکسپٹ کرنے سے یا ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس میں ایک ریزننگ ضرور ڈھونڈیں، اس کے لیے ایک سپورٹ ضرور ڈھونڈیں. میں انہی کے ساتھ آپ سب سے رخصتی چاہوں گا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ برادر. آپ نے اپنا وقت دیا اور بہترین بات آپ نے جو یہاں پر رکھی وہ یہ کہ اختلاف انسان کے اندر رشد پیدا کرتا ہے، اس کے اندر گروتھ پیدا کرتا ہے. اور فساد کب ہے؟ جب وہ اپنے اختلاف کے اندر انسان آئے اور اس کے اندر تکبر کرے، اختلاف میں آئے وہ اور اپنی بات، اپنی نظریے کو محکم سمجھے اور اوروں کے نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ ان کے بعد تکفیریت کرے. اس کے لیے ہم لوگوں نے پہلے سے جتنے بھی دنیا کے اندر جو لوگ تکفیر لوگ ہیں، جو تکفیریت کرتے ہیں، چاہے وہ ISI کی شکل میں ہو، داعش کی شکل میں ہو، جتنے بھی دنیا کے اندر، وہ چاہے شیعت کے اندر بھی کیوں نہ ہو، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے اندر ہو، چاہے ہندو کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے بدھزم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ جو لوگ اپنے نظریے کو کے مقابل والوں کو تکفیر کرے، ٹیرر کرے اور انہیں ختم کرنے کی اور انہیں صرف ہستی سے مٹانے کی بات کرے، ایسے لوگ انسان نہیں ہو سکتے. اس کے لیے سب سے پہلے جب بن لادن نے کہا تھا کہ یہ پوری دنیا خدا کی ہے تو اس دنیا میں صرف خدا کے ماننے والوں کو رہنے کا حق ہے، تو اسی بن لادن کو جواب دیا گیا تھا کہ وہ اگر یہ دنیا صرف خدا کے ہی رہنے والوں کی جگہ ہے تو وہ خدا جو خدا کو نہیں ماننے والوں کو رزق کیوں دیتا ہے؟ وہ خدا جو اپنے نہیں ماننے والوں کو رزق دیتا ہے تو تم کون ہو تو یہ بولنے والے کہ اس دنیا میں اسی کو رہنے کا حق ہے جو خدا کو مانتا ہو. یہاں جا کے آپ کی بات صحیح ہے. آپ آئے، آپ اپنے نظریے کو بیان کریں، بیان کرنے میں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، آپ آئے اپنے بچے کو پڑھائے لکھائے، لیکن آپ غیرت میں آ کر تعصب نہ کریں، اوروں کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے. میرا بچہ اسے پڑھے گا کہہ کر ضروری نہیں ہم ایک ہی پرچم کے تلے سب پہنچ جاوے، نہ ہر کسی کا اپنا اپنا پرچم ہو، لیکن وہ ایک دوسرے کی راہ پر پتھر نہ مارے، ایک دوسرے کی راہ کو
گالی گلوچ نہ کریں، ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کی شخصیات، ایک دوسرے کی بزرگان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں، ہر ایک دوسرے کا احترام رکھ کر بات کریں. یہ دنیا خوبصورت ہے. بالکل. وگرنہ آپ دیکھیں کہ اگر اس میں جیسا آپ نے بہترین طریقے سے فرمایا کہ وہ جو وائلنس ہوتی ہے وہی جا کے جب آپ اپنے نظریے کو تعصب کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہو، سامنے والوں کو تکفیر کرتے ہو، یہاں جا کے فساد شروع ہو جاتی ہے، یہاں جا کے حالات خراب ہو جاتی. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دی. اب میں آپ کے بعد برادر سیف علی